वेलकम डियर स्टूडेंट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट वीडियो समझने के बाद, थ्योरी को देखने के बाद, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र सीईटी, जेईई मेंस और नेट के क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नए पॉइंट ऐड करते चलेंगे। ये जो नए पॉइंट आएंगे, ये नए पॉइंट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो डायरेक्ट ओपन किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप पार्ट 1 का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थ्योरी वाला और वो डेरिवेशन वाला वीडियो पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। देखिए, पार्ट 2 में जब हम लाइट पढ़ रहे थे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लाइट की बात कर रहे थे। लाइट को हम क्या मान रहे थे? वेव मान रहे थे। लाइट को हम वेव मानते, फिर भी लाइट हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई नजर आती है। लाइट को हम क्या मानते हैं? वेव मानते हैं, ऐसे ट्रेवल करते हुए मानते हैं, फिर भी लाइट हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए नजर आती है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण एग्जामिनेशन में देखो कितनी बार पूछा जा चुका है। अब उसका कारण नॉर्मली आप लोग टिक कीजिए, 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने या तो डी ऑप्शन टिक किया होगा या सी ऑप्शन टिक किया होगा। यह सच बात है कि जब वेलोसिटी लार्ज होती है तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण हमें हर चीज स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई नजर आती है, हम देख नहीं पाते, फास्ट नजर आती है, काउंट नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन यह है कि लाइट की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, वेवलेंथ इतना स्मॉल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, जिस कारण से भले ही वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई नजर आती है। मैंने आप लोगों से डिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी। डिफ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले गिरमाल्डी नाम के पर्सन ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी और डिस्कवर जो किया था गिरमाल्डी ने किया था, और उसके बाद में न्यूटन्स और यंग्स ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो था फ्रेस्नेल ने दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा आज तक सही तरह से डिफ्रैक्शन को समझाने का काम हाइगेन की थ्योरी ने किया है। हमने कल इससे पहले भी वीडियो में कहा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट, एक्चुअली में यहां पे लाइट वर्ड यूज किया गया है, पर ये जरूरी नहीं कि लाइट हो। डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो कॉर्नर, ऑब्स्टेकल और एपर्चर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वेवलेंथ से टकराने पर जो फिनोमेना होता है उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। मैंने क्या कहा था? बेंडिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, आप चेक कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। कितनी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, आप चेक कीजिएगा। अब यहां पर यह बात सीखने वाली बात है। ये देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। मैंने वेवलेंथ को वेवफ्रंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, प्लेन वेवफ्रंट के फॉर्म में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है तो उससे आने वाला वेवफ्रंट प्लेन होता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास होता है तो उससे आने वाला वेवफ्रंट कैसा होता है? पास होने पर अलग होता है, दूर होता है, इनफाइनाइट पर होता है तो इनफाइनाइट पर प्लेन वेवफ्रंट फॉर्म हो रहा होता है। अब देखो, वेवलेंथ और ये जिस ऑब्स्टेकल से ट्रेवल करके जा रही है उसकी साइज को हमने b से बताया है। तो देखो, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अगर बहुत बड़ा हो वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तो जो फिनोमेना हो रहा है वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, कोई वेरिएशन नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है। मतलब क्या हुआ? लाइट आई, टकराई, ऑब्जेक्ट से टकराई, टकराने के बाद जिससे टकरा रही है उसका साइज ज्यादा बड़ा है, तो क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व हुआ। पर जब लाइट का वेवलेंथ मतलब लैम्डा और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं b, अगर b या तो बड़ा हो, लैम्डा से बड़ा हो, मतलब क्या? टकरा कौन रहा है? लाइट टकरा रही है। किससे टकरा रही है? ऑब्स्टेकल से टकरा रही है। तो ऑब्स्टेकल कैसा होना चाहिए? या तो बड़ा होना चाहिए, बराबर साइज का होना चाहिए। तब वहां पर नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न, नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी पाई जाती है, कुछ इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? तो हम ये कहते हैं, मैक्सिमम केसेस में इसे ऐसा लिखा जाता है, मैक्सिमम केसेस में इसे ऐसा लिखा जाता है कि साइज ऑफ स्लिट जो होना चाहिए वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए, तब ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहां पर डिफ्रैक्शन, मैंने अभी भी आप लोगों से कहा था कि ये केवल लाइट की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं होता है, किसी भी टाइप की वेव की प्रॉपर्टी होती है। जितना ज्यादा लैम्डा होता है उतना ही ज्यादा डिफ्रैक्शन, डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन होता है। रिपीटिंग वंस अगेन, जितना ज्यादा क्या होता है? लैम्डा होता है, उतना ही ज्यादा डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखिए, जब भी लाइट वेव
या कोई भी वेव डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करती है तो इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि वो वेव नेचर शो कर रही होती है। या कह लीजिए वेव नेचर कंफर्म करना हो तो कौन से दो फिनोमेना इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। जो भी डिफ्रैक्शन शो करेगा, जो भी इंटरफेरेंस शो करेगा वो वेव है। अब यहां देखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आया कौन, नोटिस कीजिए बच्चों, आया कौन, लाइट। किस पे, ऑब्स्टेकल पे, ऑब्स्टेकल पे। अब प्लेन तरह से जब भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है या पैरेलल आती है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, इनफाइनाइट पे रखा होता है। जब ये देखिए ये रहा सोर्स या ऑब्स्टेकल जिससे टकरा रहा है और ये रहा स्क्रीन, बराबर है, या जहां पर ये हम स्क्रीन मतलब जहां पर हम ये देख रहे हैं कि पैटर्न किस तरह से दिख रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस जब हम ये देख रहे होते हैं तो मैंने पहले भी आपसे क्या कहा था कि जब लाइट बेंड होती है, किससे बेंड होती है, ऑब्स्टेकल से टकरा के बेंड होती है। ऑब्स्टेकल से टकरा के बेंड होकर वहां पहुंच जाती है जहां पर ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में पहुंचना नहीं चाहिए या एक्सपेक्ट नहीं की जाती, तो हम उसे डिफ्रैक्शन पैटर्न कह रहे होते हैं। और मैंने ये बात भी पहले आप लोगों से डिस्कस कर दी थी, अभी वापस आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये केवल प्रॉपर्टी लाइट की नहीं होती है, सभी तरह के वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाली बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतनी ज्यादा डिफ्रैक्शन की डिग्री ज्यादा होती है। अब आगे हम बात करें, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जर्वर शुड बी फ्रॉम द ऑब्स्टेकल टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ऑफ लैम्डा अराउंड द ऑब्स्टेकल ऑफ द साइज डी इज गिवन बाय। ये रिलेशन आप लर्न कर लीजिए, डायरेक्ट एज ए शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, एज ए इंफॉर्मेशन याद कर लीजिए। ये वो डिस्टेंस होती है जब ऑब्जर्वर को खड़ा होना चाहिए डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करते समय, अराउंड द ऑब्स्टेकल ऑफ द साइज व्हिच इज गिवन एज x इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 4 लैम्डा। इस पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है बच्चों, इसलिए कह रहा हूं इसे याद करें। डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए थिकनेस ऑफ फिल्म जो चाहिए होती है वो होती है 10,000 एंगस्ट्रॉम। अगेन ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसे याद करने की जरूरत है। जब भी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो फिल्म की थिकनेस कितनी लेनी होगी, तो 10,000 एंगस्ट्रॉम लेनी होगी। मैंने अभी बोला डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ साउंड इज इजियर इन द केस ऑफ साउंड इन कंपैरिजन टू केस ऑफ द लाइट वेव। ऐसा होता है कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन आसान होता है, लाइट वेव का थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली इजीली हम डिफ्रैक्शन फील कर पाते हैं साउंड का। तो उसका कारण क्या होता है, तो मैं बता चुका हूं उसका कि साउंड का वेवलेंथ जो होता है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और मैंने कहा था डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन ज्यादा कब होता है, जब वेवलेंथ ज्यादा होता है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन बता चुका हूं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। मेरा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखना है यहां पर, फ्रेस्नेल नेल याद रखना, नेल मतलब क्या, देखो आपके नाखून आपकी आंखों से पास में होते हैं, पास में होते हैं फ्रेस्नेल, पास में होते हैं फ्रेस्नेल, दूर होते हैं फ्राउनहोफर। तो देखो क्या है, इफ द आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस और ऑब्स्टेकल, देन डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। In the case both source and screen are effectively at infinite distance from the diffraction device. Fraunhofer में infinite distance और Fresnel में finite distance. Fraunhofer में देखो जब finite distance होती है तो किसी भी पास वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे डाइवर्जिंग लाइट रे होती है। चेक कर सकते हैं डाइवर्जिंग लाइट रे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट से पास वाले ऑब्जेक्ट से लाइट आती है डाइवर्जिंग होती है, जब भी कोई दूर ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो पैरेलल आती है। तो देख भी सकते हैं अब जब पैरेलल लाइट को आपको एक जगह पे इकट्ठा करना होता है, पैरेलल लाइट को एक जगह पे आपको इकट्ठा करना होता है, तो हम इसे कहते हैं फोकस करने के लिए आपको बायकॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, बायकॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है। अब देखिए द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट इज दैट द लाइट वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द लाइट शुड बी। देखिए फ्राउनहोफर का मतलब मैंने क्या कहा, फ्राउनहोफर मतलब बहुत दूर होना चाहिए, डिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब वेव फ्रंट कैसे होनी चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए। पास में होना चाहिए मतलब कैसे होना चाहिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए। अब देखिए डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में मैं पूरे के पूरे पार्ट 1 में बात कर चुका हूं, किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फिर भी एक शॉर्ट व्यू आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवल करके आए, ठीक है। यहां से जब लाइट रे गई तो लाइट रे जब यहां से ट्रेवल करके गई तो जिस सेंटर पोजीशन पे मिली वहां तक का पाथ डिफरेंस क्या है, इक्वल है, इसलिए पाथ डिफरेंस 0 होने पर सेंट्रल मैक्सिमा मिला और एजेस पर बेंड हुई, बेंड होकर कुछ ऊपर वाले पॉइंट पर जाकर मिली। तो यहां पर जब ऊपर वाले पॉइंट पर जाकर मिली तो ऊपर वाले पॉइंट पर या तो ब्राइट हो सकता है या डार्क हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब देखो बात ऐसी होती है, ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन में
a small circular obstacle is placed in the path of the light from the same distance. From the some distance, a bright spot is seen at the center of shadow of the obstacle. अच्छा, ब्राइट स्पॉट है मतलब मैक्सिमा है. ब्राइट स्पॉट है मतलब क्या है? मैक्सिमा है. मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्किंग कुछ ना कुछ हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज हुई है. लेकिन रीजन में क्या कह रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर एट द सेंटर ऑफ द शेडो ऑफ दिस स्टेटमेंट. मतलब देखो, असर्शन आपके पास में ट्रू है, असर्शन आपके पास में क्या है बच्चों? ट्रू है. लेकिन रीजन क्या है? तो रीजन आपके पास में फॉल्स है. रीजन आपके पास में क्या है? फॉल्स है. तो असर्शन जब ट्रू और रीजन फॉल्स हो तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होता है? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स हो तो सी ऑप्शन सही होता है हमारे पास में. देखो, ये बाकी सारी बातें मैं आप लोगों को से डिस्कस कर चुका हूं पहले. सेकेंडरी मैक्सिमम किस तरह से फॉर्म होता है, उसकी कंडीशन हमने डिस्कस की. सेकेंडरी मैक्सिमम, मिनिमा कैसे फॉर्म होता है, मैक्सिमा कैसे फॉर्म होता है, ये मैं आप लोगों से पहले भी चर्चा कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो के अंदर, जस्ट स्क्रीन पे शेयर कर रखा है आप लोगों के लिए. हाँ, ये बात वहां पर जो डिस्कशन में नहीं हुई थी, ये बात हम यहां पर करने वाले हैं. देखो, यहां से ऑब्स्टिकल ये रहा आपके पास में, ठीक है. अब ऑब्स्टिकल यहां से आपने एक लाइट ड्रॉ की, यहां से पैटर्न यहां पर ऑब्जर्व हुआ, ये हुआ देखो बनने वाला एंगल थीटा. जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसके कारण इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है, ये बता चुका हूं मैं. सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी देखो यहां पर देख सकते हैं, एंगल इक्वल टू कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क है एक्स और रेडियस है डी, तो थीटा कितना आ गया आपके पास में भाई? जब ये यहां से यहां तक का लीनियर डिस्टेंस देखो बेटा, यहां से यहां तक का लीनियर डिस्टेंस देखो, ये एक्स, ये एक्स, 2x, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, 2 थीटा, ठीक है. तो हम ये कहते हैं एंगुलर विड्थ जब भी बात करते हैं तो 2 थीटा, और एंगुलर विड्थ में देखो लैम्डा अपॉन बी आ रहा है, लैम्डा अपॉन बी आ रहा है. ये कैसे आया तो मैं बता चुका हूं वीडियो के अंदर, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है. जिसको लगता है कि उसे देखना है तो वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, या इसी वीडियो के पहले वाले पार्ट को देखें. तो यहां पर 2 लैम्डा अपॉन बी मतलब एंगुलर विड्थ वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और बी मतलब ये जो थिकनेस ऑफ स्लिट है, विड्थ ऑफ स्लिट है, इस पर डिपेंड करती है. अच्छा, लीनियर विड्थ निकालना हो, 2x निकालना हो, 2x निकालने जाओगे तो ये देखो कैसा आएगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय डी और f इंटू थीटा. क्योंकि आप चाहें तो हम ये कह सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो d पे भी डिपेंड करता है, वो थीटा पे भी डिपेंड करता है, साथ साथ वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, इन सब बातों पे डिपेंड कर रहा होता है. देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट मिनिमा, दिस इज सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ठीक है ना. तो आइए थोड़ा बात करते हैं. एंगुलर विड्थ यहां बीटा से बताई गई, एक्चुअली में थीटा है, वो किस पे डिपेंड नहीं करती. तो मैंने बोला दो बातों पे करती है, लैम्डा पे करती है, वेवलेंथ पे करती है, और साथ साथ में स्मॉल ए बोला गया था. देखो यहां पर क्या बोला गया है, स्मॉल बी. तो स्मॉल बी का मतलब क्या होता है? स्मॉल बी का मतलब होता है इसके बीच का विड्थ, यहां से इसके बीच का विड्थ, बराबर है. लेकिन कैपिटल डी पे डिपेंड कर रही है क्या? देखो कैपिटल डी कहीं भी पे नहीं आ रहा है. तो कैपिटल डी मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे नहीं करती है, स्लिट और सोर्स के बीच के डिस्टेंस, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, विड्थ ऑफ स्लिट और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, एक ये हो गया. लैम्डा पे तो डिपेंड करती है बच्चों, लैम्डा पे डिपेंड करती है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है. विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट की विड्थ पे भी करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड सोर्स, ये दो बातों पे हमें गौर करना है. अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है, तो लैम्डा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो मैंने येलो से जो बताया है आप चेक करो, क्या कहीं पे डी का टर्म है? नहीं, डी का टर्म नहीं है, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है. देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने अब स्क्रीन पे जाके सॉल्व करने वाला हूं. इतने सारे क्वेश्चन करीबन हैं, देखिए कितने क्वेश्चन हैं. सेकंड एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए. उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों से. ये क्वेश्चन एक आएगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन बोर्ड पे जाकर डिस्कस करेंगे, फिर ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 12th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना. अब आप सोचेंगे ये नंबरिंग क्या है? तो नंबरिंग ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में इसकी एक फाइल शेयर की मैंने, उसके अंदर सेम थ्योरी और न्यूमेरिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो न्यूमेरिकल के नंबर के हिसाब से आप उस न्यूमेरिकल्स को नंबरिंग जो दी गई है शीट के अंदर, वो शीट आप डाउनलोड कर लेना. शीट के अंदर नंबर न्यूमेरिकल्स के नंबर्स दिए हुए, तो शीट आप डाउनलोड करके पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद में इसका सोल्यूशन मेरे साथ में देख लो आप. चलिए स्क्रीन की तरफ, बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इसके सोल्यूशन निकाले जाए. देखो बच्चों, IIT JEE 1994 का क्वेश्चन है ये. 1994 के क्वेश्चन में क्या बोला गया चेक करना.
अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर को कन्वर्ट करने जाओगे तो 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। सिंगल्स ऑन सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम अगर कन्वर्ट करने जाओ तो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। आगे देखो कहानी में क्या कहा गया है। रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे, तो कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है आपको। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क पहले डार्क के बीच में डिस्टेंस बताना है आपको सेंट्रल ब्राइट के आसपास। तो देखो भाई ये सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद में कुछ पैटर्न इस तरह से ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। तो ये रहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मैंने अभी स्क्रीन में x से बताया था, x 2x। अब 2x जिसे हम कहते हैं, जिसे w भी कहा जाता है, ये होता है 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए, इससे बताया जाता है। सो W 2 लैम्डा 6000 एमस्ट्रॉन्ग, कैपिटल D कितना है, सो 2 मीटर अवेलेबल है, स्मॉल ए कितना है -3 अवेलेबल है। सो 2 इंटू 2 4 6 जा 24, 10 टू द पावर +3, नीचे से ऊपर जाएगा वापस +3, एमस्ट्रॉन्ग है तो -10। सो W टोटल मिला के यहां से यहां तक को मैं W कह रहा हूं, एक्चुअलिटी में W कहने के प्लेस पे से 2x कहा जाए तो बेहतर होगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। W मतलब विड्थ होगा सिर्फ, तो 2x कितना आ जाएगा आपके पास में 24 इंटू 10 टू द पावर कितना +6 -10 -4, ये मीटर में अवेलेबल है। अब मैं सेंटीमीटर में आंसर निकालने जाऊं या मिलीमीटर में चेक कर लेते हैं आंसर। चार ऑप्शन में 2.4 मिलीमीटर के टर्म में दे रखा है, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और 1 मिलीमीटर कितना होता है तो 10 टू द पावर -3 में, तो आंसर है 2.4 मिलीमीटर। इस तरह से निकाला जा सकता है। सो ये आ गया आपके पास में पोजीशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसी शीट के अंदर और स्क्रीन पे जो मैं शेयर कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 11 पे देख सकते हैं आप लोग। आप जाइए स्क्रीन को ड्रैग कीजिए और स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है। द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, तो पहले क्या बोला गया है, फर्स्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ है KCET 1999 का क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकेंडरी और मैक्सिमम, पहली बात तो सेकेंडरी भी होना चाहिए और मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, दूसरे नंबर का, और मैक्सिमम जो होता है इसके बारे में हमें बात करनी है। स्लिट विड्थ की वैल्यू अगर a दे रखी हो तो हम जानते हैं पाथ डिफरेंस को मैंने बताया था a sin थीटा। अच्छा मैंने बोला था जो यहाँ मैक्सिमा की कंडीशन है ना, वो इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन थी, और इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन होता है 2n + 1 λ/2, याद होगा आप लोगों को, 2n + 1 λ/2। अब n की वैल्यू अगर आप 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, तो a sin थीटा सेकंड मैक्सिमा के हिसाब से क्या लिखा जाएगा 2 × 2 + 1 λ/2। सो a sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये आपके पास में 2n + 1 λ/2 है ना फर्स्ट, और 2n - 1 λ/2। अच्छा +1 और -1 दोनों बातें होती है, ठीक है ना। तो यहां पर चार ऑप्शन में से -1, ठीक है, तो 2 × 4 - 1 कितना आता है 3 λ/2 होता है। अब n की वैल्यू आप बात करते हैं 1 से शुरुआत करते हैं तब ये रिलेशन लगता है, 0 से करते हैं तब कौन सा रिलेशन लगता है, प्लस वाला रिलेशन लगता है। तो हमने यहां पे कह दिया a sin थीटा इक्वल टू 3 λ/2, जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 18 क्वेश्चन भी इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। 11th के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, जो कि कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, कहीं RPET में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 1999 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, अ स्लिट ऑफ साइज ऑफ स्लिट दे रखा है 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दे रखा है प्लेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन 2.1, ये आपके पास में मीटर दे रखा है, ऑन इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा आपको ये दे रखा है 5 × 10 टू द पावर कितना -5 सेंटीमीटर। अब कहानी में क्या कहा गया है, द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, विड्थ ऑफ विच पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न की विड्थ हमें बताना है
कि डिफ्रैक्शन पैटर्न की विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न की विड्थ का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न की विड्थ का मतलब ये x और ये x आपके पास में 2x, ये पैटर्न इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, ये पैटर्न कुछ इस तरह फॉर्म ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये x कितना आ चुका है, 2x आपके पास आ चुका है। अभी मैंने बताया 2x, x की वैल्यू कितनी होती है, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होती है। इसमें स्मॉल d के प्लेस पे स्मॉल a भी कह सकते हैं। सो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। 2 लैम्डा की वैल्यू चेक करें कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर कितनी है, -5 सेंटीमीटर, -2 या -5 है, -5 सेंटीमीटर। अच्छा कैपिटल D कितना है, 2.1 मीटर, सेंटीमीटर को मैं चेंज कर लेता हूं मीटर में, -2 से 2.1 मीटर। अब यहां पर आ जाता है आपके पास में स्मॉल a की वैल्यू कितनी है, 0.15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, ये कैंसिलेशन हो गया, 5 2 10 हो गया, 10 -5 के बाद में 2.1 0.15, तो हम ये लिख सकते हैं -4। अब ये कह लीजिए, इसे कह सकते हैं आप लोग 21 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर +2 अपॉन कितना 15, 7 5 10 टू द पावर -3। नाउ 7/5 10 टू द पावर -3 ये मीटर के टर्म में है। अब चाहे तो हम 4 ऑप्शन में, मिलीमीटर के टर्म में, सेंटीमीटर के टर्म में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए 7/5 को क्या लिखेंगे आप लोग, 7/5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो हम चाहें तो 7/5 1.4 मिलीमीटर, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1.4 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर +2 सेंटीमीटर, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, मतलब 0.14 सेंटीमीटर। जो भी चाहे आप देख लीजिएगा, उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 0.14 सेंटीमीटर है और 1.4 मिलीमीटर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर 0.14 सेंटीमीटर निकल कर आता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।